जय हिंद। पिछली क्लास में हमने नर्मदा नदी तंत्र के बारे में देखा था कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलकर कहाँ तक प्रवाहित होती है तथा उसकी कितनी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, उसके कितने जलप्रपात बनाती है और कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है। उसमें करीब हमने देखा था कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, जो अमरकंटक पहाड़ी के मतलब अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ तहसील के अमरकंटक पहाड़ी यानी मेकाल प्रोडक्शन जिला की अमरकंटक पहाड़ी के नर्मदा कुंड से निकलकर कितने 15 जिलों मध्य प्रदेश के 15 जिलों से होकर प्रवाहित होती थी तथा 1,77 किलोमीटर के प्रवाह के बाद यह महाराष्ट्र में प्रवेश करती थी। उसके बाद ये गुजरात में और गुजरात में जाकर भड़ोच के निकट खंबाती खाड़ी में मिल जाती थी। कहाँ खंबाती खाड़ी में मिल जाती। इस प्रकार इसकी कुछ 41 सारी नदियां लिखी थी, जिसमें 22 बाईं ओर से तथा दाई ओर से 19 नदियां इसमें आकर मिलती हैं। इसमें अपना प्रमुख प्रमुख नदियां देखी थी कि कौन से जिले से कौन सी नदी निकलकर नर्मदा में मिलती है तथा साथ में इसमें अपन ने देखा था कि उसमें कौन कौन से जलप्रपात है, जैसे अनूपपुर में कपिलधारा, दुर्गाधारा और सहस्त्रधारा जलप्रपात देखा था। इधर देखा अपना ना सहस्त्रधारा धुआंधार जलप्रपात भेड़ाघाट के अंतर्गत तथा अर्जुन कुंड, भीमकुंड तथा सहस्त्रधारा जलप्रपात नरसिंहपुर के अंतर्गत, मांदा और दर्दी जलप्रपात खंडवा के अंतर्गत देखा था और खरगोन के अंतर्गत सहस्त्रधारा जलप्रपात देखा था। इस प्रकार हमने नर्मदा नदी तंत्र को देखा था। उसी प्रकार से हम आज देखने वाले हैं ताप्ती नदी तंत्र तथा माई नदी तंत्र के अंतर्गत किस प्रकार से माई नदी तंत्र कहाँ से निकलता है और ताप्ती नदी तंत्र के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन ताप्ती नदी तंत्र से। तो ताप्ती नदी निकलती कहाँ से? तो ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? तो बैतूल जिले में। अब वहां पर कौन सी थी? विंध्याचल अपने मेघाल पर्वत श्रृंखला थी, लेकिन यहाँ पर सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। तो बैतूल जिले के सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के काली सिंध पहाड़ी से कहाँ से निकलेगी? बैतूल जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के काली सिंध पहाड़ी के कौन से शिखर से निकलेगी? तो मुल्ताई शिखर से। कहाँ से निकलती है? मुल्ताई शिखर से। अभी बैतूल जिले के सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के काली सिंध पहाड़ी के मुल्ताई शिखर से निकलकर ये मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है और मध्य प्रदेश में बैतूली जिले के कौन सी? बैतूल जिले की बेसुदोई तहसील से महाराष्ट्र में प्रवेश करती है ना। कहाँ पे? बैतूल जिले की बेसुदोई तहसील से महाराष्ट्र में प्रवेश करेगी और महाराष्ट्र में ये बुल्ढाना अकोला जिले होते हुए, यहाँ पर महाराष्ट्र में बुल्ढाना और अकोला जिले, बुल्ढाना अकोला जिले होते हुए वापिस से बुरहानपुर जिले से, कहाँ से? बुरहानपुर जिले से मध्य प्रदेश के अंतर्गत प्रवेश करेगी और मध्य प्रदेश में बुरहानपुर जिले को दो बराबर भागों में काटती हुई कितने? दो बराबर भागों में काटते हुए आगे बढ़ेगी और यह पुनः बुरहानपुर जिले से ही बुरहानपुर जिले के अंतिम स्थान से महाराष्ट्र में प्रवेश करेगी और महाराष्ट्र से ये फिर जाएगी गुजरात में सूरत होते हुए, कहाँ पे? सूरत में ही एलियावेद नामक स्थान पर सूरत के अंतर्गत खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। कहाँ पे मिल जाती है? खंबात की खाड़ी में। तो इस प्रकार देखते हैं अपन। तो ये बैतूल के मुल्ताई शिखर से निकलकर एलियाबाद में सूरत में एलियाबाद के निकट खंबात की खाड़ी में गिरती है। तब इसकी कुल लंबाई 729 किलोमीटर होती है। यदि इसकी कुल लंबाई कितनी होती है? 729 किलोमीटर। लेकिन अगर मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं अपन, तो मध्य प्रदेश में ये 279 किलोमीटर, कितना है? 279 किलोमीटर, यानी कि 229 किलोमीटर प्रवाहित होती है। उसके बाद ये महाराष्ट्र में प्रवेश करती है, तो महाराष्ट्र में इसकी लंबाई होती है 270 किलोमीटर, यानी 270 किलोमीटर ये महाराष्ट्र में प्रवाहित होती है तथा गुजरात में इसकी लंबाई होती है 175 किलोमीटर। इस प्रकार कुल मिलाकर इसकी लंबाई 729 किलोमीटर होती है। इसकी दो प्रमुख सहायक नदियां हैं, गिरना, पूर्णा और सुक्ता, है ना। गिरना, पूर्णा और सुक्ता इसकी तीन प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसमें गिरना और पूर्णा नदी कहाँ से? गिरना और पूर्णा नदी महाराष्ट्र से निकलकर महाराष्ट्र में ही गिरना नदी महाराष्ट्र से निकलेगी और महाराष्ट्र में ही धुला नामक स्थान पर ताप्ती नदी में मिल जाएगी। पूर्णा नदी जो कि पूर्णा भी महाराष्ट्र से निकलेगी और महाराष्ट्र के चांगदेवा नामक स्थान पर जाकर बुरहानपुर के निकट चांगदेवा नामक स्थान पर महाराष्ट्र में ही मिल जाएगी। इस प्रकार पूर्णा और गिरना इसकी दो प्रमुख सहायक नदियां। इसके अन्य सहायक नदियां भी हैं जो कि महाराष्ट्र से निकलकर महाराष्ट्र के अंदर ही इसके अंतर्गत मिल जाती है और गुजरात से निकलकर गुजरात में इसके अंतर्गत मिलती है। इसलिए वो नदियां अपने मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य से आईएमपी नहीं है, इसलिए हम इसको मध्य प्रदेश के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो नदियां आईएमपी थी वो हम उसी के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। बाकी नदियां जब हम महाराष्ट्र पढ़ेंगे तो महाराष्ट्र के अंतर्गत इन नदियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। इसके अंतर्गत तीन परियोजना भी बनाई गई है ताप्ती नदी के ऊपर। कौन कौन सी? बैतूल की बेसुदोई पे, कहाँ पे? बैतूल जिले की बेसुदोई तहसील में, जहाँ से ये महाराष्ट्र में प्रवेश करती है। उसी स्थान पर कौन सी? पारस दुआ परियोजना बनाई गई है। कौन सी परियोजना? पारस दुआ परियोजना। कहाँ पर? बैतूल के बेसुदोई पे। उसके बाद देखेंगे अपन तो
महाराष्ट्र में इसके ऊपर काकरपार परियोजना। कौन सी? महाराष्ट्र में इसके ऊपर काकरपार परियोजना तथा सूरत में इसके ऊपर उकाई परियोजना है। कौन सी परियोजना? उकाई परियोजना। और कितनी परियोजना होगी इसमें? बेसुदेव में पारसडोहा परियोजना, सूरत में उकाई परियोजना तथा महाराष्ट्र में काकरपारा परियोजना है। दो प्रमुख सहायक नदियां कौन सी? गिरना और पूर्णा, की दो प्रमुख सहायक नदियां हो गई। मध्य प्रदेश में इसकी कुल लंबाई 729 किलोमीटर, सॉरी, इसकी कुल लंबाई 729 किलोमीटर। मध्य प्रदेश के अंतर्गत 279 किलोमीटर, महाराष्ट्र के अंतर्गत 270 किलोमीटर तथा गुजरात के अंतर्गत 175 किलोमीटर होती है। इसके ऊपर, इसके मुहाने पर, अब ये नदी भी क्या दो पहाड़ों से होकर गुजरती है। नर्मदा नदी की बातें, यह नदी भी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। इस भ्रंश घाटी से होकर बहने के कारण इसके अंदर भी अवसाद की कमी होगी, और अवसाद की कमी होगी तो ये अपने मुहाने पर अवसाद न भी जगह, यानी कि डेल्टा न बनाते हुए क्या बनाएगी? एस्चुरी का निर्माण बनाएगी। और इसी एस्चुरी के ऊपर स्वाली बंदरगाह सूरत के अंतर्गत बनाया गया है। कौन सा बंदरगाह? स्वाली बंदरगाह, है ना। स्वाली बंदरगाह बनाया गया सूरत के अंदर। कहाँ पे? ताप्ती के एस्चुरी के मुहाने पर, यानी ताप्ती के मुहाने पर जहाँ पर एस्चुरी का निर्माण होता है, वहीं पर स्वाली बंदरगाह सूरत बनाया गया है ना। अब इसके कुछ प्रमुख, अन्य प्रमुख नाम भी है। कौन से नाम है? तो इसको सूर्य की पुत्री, प्राचीन ग्रंथों में क्या कहते हैं? इसको सूर्य की पुत्री कहते हैं। इसके जल, इसका यानी इसका जो जल है वो अन्य नदियों की अपेक्षा ज्यादा गर्म है। क्या? अन्य नदियों की अपेक्षा ज्यादा गर्म है, क्योंकि यहीं से कर्क रेखा और मकर रेखा के, सॉरी, कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के बीच में आ जाती है। तो इसका जल अन्य नदियों की अपेक्षा ज्यादा गर्म होने के कारण इसको क्या बोलते हैं? अपन पयोष्णी बोलते हैं, तथा सूर्य पुत्री होने के कारण इसे सूर्यसुधा भी कहा जाता है। तो इसके तीन अन्य नाम क्या हो गए? कि सूर्य पुत्री होने का, सूर्य की पुत्री कहा जाता है इसको, पयोष्णी कहा जाता है इसको, सूर्यसुधा कहा जाता है। कहाँ से निकलती है? तो बैतूल जिले के सतपुड़ा पहाड़ी के कालीसिंध नामक पहाड़ी से मुलते शिखर से निकलकर एलियावत में सूरत के निकट एलियावत नामक स्थान पर खंबाती खाड़ी में मिलती है। उसके बाद देखते हैं अपन तो माई नदी तंत्र को। माई नदी तंत्र में देखते हैं अपन माई नदी कहाँ से स्टार्ट होती है ना। ताप्ती नदी खत्म हो गई, अब देखते हैं माई नदी तंत्र। तो माई नदी कहाँ से स्टार्ट होगी? तो माई नदी निकलती है विंध्याचल पर्वत, नर्मदा नदी निकलती थी मेकाल पर्वत श्रृंखला से, ताप्ती नदी निकलती है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से, और माई नदी निकलेगी विंध्याचल पर्वत श्रेणी से। कहाँ से निकलेगी? विंध्याचल पर्वत श्रेणी के, विंध्याचल पर्वत श्रेणी के दार जिले के सरदारपुर नामक गांव से। कहाँ से? दार जिले के सरदारपुर नामक गांव के मिंडा गांव से, सरदारपुर नामक स्थान से मिंडा गांव से निकलेगी। कहाँ से उद्गम होगी? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के दार जिले के सरदारपुर नामक स्थान के मिंडा गांव से उद्गमित होगी। और यहाँ पर ये धार होते हुए रतलाम, झाबुआ होते हुए राजस्थान में प्रवेश करती है, रतलाम जिले से। रतलाम जिले से राजस्थान प्रवेश करेगी तो राजस्थान के अंतर्गत ये कर्क रेखा को 2 बार काटेगी। राजस्थान में कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये बांसवाड़ा खेड़ा होते हुए गुजरात में प्रवेश करेगी, और गुजरात में बड़ोदरा होते हुए, बड़ोदरा में ही आनंद के निकट, गुजरात में आनंद के निकट कहाँ पे? खंबात की गाड़ी में गिर जाती है। यह नदी भी काइगा डेल्टा न बनाते हुए एस्चुरी का निर्माण करती है। क्या का निर्माण करेगी? एस्चुरी का निर्माण करेगी। इसके ऊपर प्रमुख शहर कौन कौन से बसे हुए? तो इसमें रतलाम, सबसे पहले रतलाम के त्रिवेणी मंदिर, रतलाम का त्रिवेणी मंदिर इसके ऊपर बसा हुआ है, जहाँ पर त्रिवेणी का मेला लगता है। कौन सा मेला लगता है? त्रिवेणी का मेला लगता है रतलाम में त्रिवेणी मंदिर के ऊपर। उसके बाद राजस्थान में प्रवेश करेगी तो राजस्थान का बांसवाड़ा, खेड़ा और गुजरात का बड़ोदरा इसके ऊपर बसा हुआ शहर है। इसकी 2 प्रमुख सहायक नदियां कौन सी है? तो इसकी 2 प्रमुख सहायक नदियां अनास और पनाम, इसकी 2 प्रमुख सहायक नदियां हैं। कौन सी? अनास और पनाम, अनास नदी और पनाम नदी इसकी 2 प्रमुख सहायक नदियां हैं, जो कि मध्य प्रदेश में ही झाबुआ जिले से, कहाँ से उद्गमित होती है? झाबुआ जिले से उद्गमित होती है। तो राजस्थान में खेड़ा के पास जाकर, बांसवाड़ा में राजस्थान के पास खेड़ा में जाकर, कहाँ पे? राजस्थान में खेड़ा के पास जाकर ये नदियां माई नदी के अंतर्गत समाहित हो जाती है। तो माई नदी के ऊपर समाहित हुई, और इसके अनास नदी और माई नदी के जो संगम है, उस संगम के ऊपर माई बेराज सागर परियोजना बनाई गई है। कौन सी परियोजना? सागर बेराज परियोजना। किसमें? राजस्थान के बांसवाड़ा के पास माई सागर बेराज परियोजना बनाई गई है, जो कि बांसवाड़ा की डूंगरपुर नामक स्थान पर आती है। कहाँ पर? राजस्थान के डूंगरपुर नामक स्थान पर आती है। किस नदी के? अनास और माई नदी के संगम पर बनाई गई है। इसी प्रकार देखेंगे अपन तो इसमें झाबुआ से निकल के पनाम नदी जाके माई नदी मिलती है। और अपन देखते हैं तो डूंगरपुर में, कहाँ पे? डूंगरपुर में लगभग 68 किलोमीटर, डूंगरपुर से लगभग कितने? 68 किलोमीटर, 68 किलोमीटर दूर, डूंगरपुर से 68 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर 3 नदियां मिलती है। कौन सी? एक तो अपने मिलेगी सोन, कौन सी मिलेगी? सोन, है ना। सोन नदी अलग है, जो सोन नदी सोन टोंस अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है वो नदी। यहाँ पर निकलती है सोम नदी, जो कि राजस्थान से निकलती है। सोम, जाखम, ये भी राजस्थान से निकलेगी, जाखम,
तथा अपनी माही नदी। कौन सी? माही नदी। ये 3 नदियों का संगम होता है किस जगह पे? डूंगरपुर से 68 किलोमीटर दूर। कौन सी नदी? सोम, जाखम, माही नदी। सोम नदी और जाखम नदी कहाँ से निकलेगी? तो राजस्थान से निकल कर आती है। और माही नदी कहाँ से निकलती है? तो माही नदी सरदारपुर की मंडा गांव से मध्य प्रदेश से निकल कर आती है और डूंगरपुर से 38 किलोमीटर दूर पे संगम बनाती है। और इसी संगम पर एक मेला लगता है जिसे हम कौन सा मेला लगता है? कौन सा? बेणेश्वर मेला। बेणेश्वर, इस संगम पर लगता है बेणेश्वर मेला, जिसे हम आदिवासियों का क्या बोलते हैं? आदिवासियों का कुंभ से बोलते हैं। आदिवासियों का कुंभ कहाँ से लगता है? तो ये लगता है सोम, जाखम और माही नदी पर बेणेश्वर मेला लगता है, जिसे हम आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। कहाँ लगता है? ये डूंगरपुर से 68 किलोमीटर दूर सोम, जाखम और माही नदी के संगम पे लगता है बेणेश्वर मेला, जिसे हम आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं। इसके अन्य नाम देखेंगे तो इसके अन्य नाम क्या क्या है? इसके अन्य नाम है महती। क्या बोलते हैं इसको? महती बोलते हैं। तो इसको पृथ्वी की पुत्री भी कहा जाता है। कितना कहा जाता है? पृथ्वी की पुत्री भी कहा जाता है। इसको? माही नदी को। माही की नदी को महती तथा पृथ्वी की पुत्री भी कहा जाता है। अन्य नाम में महती और मुत्री, पृथ्वी की पुत्री कहा जाता है। कुल लंबाई इसकी देखेंगे तो इसकी कुल लंबाई कितनी है? 580 किलोमीटर। कहीं कहीं पे इसकी लंबाई 583 किलोमीटर भी बताई जाती है। 580 या 583 किलोमीटर बताई जाती है, क्योंकि इसके मुहाने की लंबाई, जब ये नदी खंबाती खाड़ी में गिरती है तो इसकी मुहाने की लंबाई लगभग लगभग 3 से 4 किलोमीटर हो जाती है। इसलिए इसकी लंबाई कितनी? मुहाने की लंबाई लगभग लगभग 3 से 4 किलोमीटर हो जाती है। इस कारण से ये डिफरेंस आता है कहीं ना कहीं कि किसी किताबों में 580 किलोमीटर और कहीं पे 583 किलोमीटर बताई गई है ना? कितनी? 580 या 583 किलोमीटर बताया गया। अन्य नाम देखेंगे तो महती और पृथ्वी की पुत्री कहाँ से निकलेगी? तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के दार जिले में सरदारपुर के मेंढा गांव से निकलकर कहाँ पर जाएगी? आनंद के निकट खंबाती खाड़ी में गिरती है। डेल्टा नाम बनाते हुए क्या बनाएगी? एस्चुरी बनाएगी। दो प्रमुख सहायक नदियां अनास और पनाम कहाँ से निकलेगी? दोनों की दोनों नदियां जाबुआ से निकलेगी, है ना? रतलाम का त्रिवेणी मंदिर कहाँ पे है? तो माही नदी के किनारे बसा हुआ है। इस त्रिवेणी मंदिर पे कौन सा मेला लगता है? त्रिवेणी का मेला लगता है। किसके अंतर्गत? रतलाम जिले के अंतर्गत त्रिवेणी का मेला लगता है। ये राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी। अब आप कमेंट करके मुझे बताना कि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तथा विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा को काटने वाली 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है ना? कौन सी भूमध्य रेखा को काटने वाली नदी? कर्क रेखा, मकर रेखा को काटने वाली नदी कौन सी है? और ये कौन सी नदी है? तो ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी? माही नदी। ये भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है ना? उसके बाद अपन ने देखा तीनों की तीनों जो स्वतंत्र प्रवाह की नदियां, जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है तथा स्वतंत्र प्रवाह के साथ डेल्टा का निर्माण न करके एस्चुरी का निर्माण करते हैं। इस प्रकार स्वतंत्र प्रवाह की तीनों नदियां अपनों ने कवर कर ली। अब अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे यमुना नदी तंत्र को। यहाँ पे यमुना नदी तंत्र के अंतर्गत मिलने वाली नदी है, यानी कि चंबल नदी को पढ़ेंगे, बेतवा नदी को पढ़ेंगे, काली सिंध, सिंध। इस प्रकार अपन यमुना नदी तंत्र के अंतर्गत पढ़ेंगे। कौन से? चंबल नदी को। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं चंबल नदी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।